हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमोसर अकेडमी। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 4 ऑफ 12th क्लास केमिकल काइनेटिक्स। तो बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स इज अ पार्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री और इस कंप्लीट चैप्टर को हम कवर करेंगे 3 लेक्चर में। फर्स्ट 2 लेक्चर में हम थ्योरी कवर करेंगे एंड लास्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल पार्ट कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज फर्स्ट लेक्चर से इस क्लास के। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है? केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री जिसमें हम डील करते हैं विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखो बच्चों, काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है? काइनेटिक्स का मतलब होगा स्टडी ऑफ मोशन। तो मोशन, अगर मैं केमिकल रिएक्शन की बात करता हूं, कोई भी केमिकल रिएक्शन जो कि मोशन में, इसका मतलब वो प्रोसीड कर रही है टू फॉर्म द प्रोडक्ट, तो यहां पर हमें रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कैलकुलेट करना है। तो केमिकल काइनेटिक्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं बच्चों, देख लीजिए। इट इज अ पार्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, इट इज अ पार्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद study of rate of chemical reaction, rate of chemical reaction। क्लियर है बच्चों? केमिकल काइनेटिक्स का मतलब स्टडी ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब कि कितनी फास्ट रिएक्शन प्रोसीड कर रही है टू फॉर्म दी प्रोडक्ट, मतलब कंजप्शन ऑफ रिएक्टेंट और द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। तो बच्चों नोट कर लीजिए इसे। तो बच्चों बात करते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है बच्चों? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, अगर हमारे पास कोई रिएक्टेंट जिसका हमारे पास कोई भी कॉन्सेंट्रेशन हो, इफ इट फॉर्म अ प्रोडक्ट, तो जब कोई रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म होता है तो रिएक्टेंट का कॉन्टिन्यूअसली कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा एंड प्रोडक्ट का कॉन्टिन्यूअसली कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा। तो हमारे पास पर यूनिट टाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना डिक्रीज हो रहा है या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कितना इंक्रीज हो रहा है पर यूनिट टाइम, दिस इज कॉल्ड द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्लियर है बच्चों? तो हम कैसे इसे डिफाइन करेंगे? Defined as decrease in concentration of reactant or increase in concentration of product per unit time called the rate of chemical reaction। क्या होता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन? रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ रिएक्टेंट और द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब कॉन्सेंट्रेशन का डिक्रीज होना पर यूनिट टाइम या प्रोडक्ट का इंक्रीज होना पर यूनिट टाइम, इट इज कॉल्ड द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। मैथमेटिकली देखिए बच्चों कैसे हम लिखते हैं यहां पर, ये मैथमेटिकली अगर मैं यहां पर रिएक्टेंट को सिंपल दे देता हूं R और प्रोडक्ट को सिंपल दे देता हूं P, मतलब R gives P, तो मैथमेटिकली क्या होगा? चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मतलब डेल्टा R पर यूनिट टाइम मतलब डेल्टा T। डेल्टा R अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू द रेट ऑफ कंसंट्रेशन या रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम, या फिर हम लिख सकते हैं रेट इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। ठीक है बच्चों? तो रेट क्या होगा? यहां पर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, देयरफॉर हमने क्या लगा दिया यहां पर? नेगेटिव साइन। तो नेगेटिव डेल्टा R डिवाइडेड बाय डेल्टा T या फिर पॉजिटिव डेल्टा P डिवाइडेड बाय डेल्टा T इज इक्वल टू द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। चलिए बच्चों नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, अब इसके बाद हम बात करते हैं यूनिट ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो देखिए यहां पर हमारे पास डेल्टा R है। डेल्टा R मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं। कॉन्सेंट्रेशन को हम किस में डिनोट करते हैं? इन टर्म ऑफ मोलैरिटी। तो यहां पर हो जाएगा मोल पर लीटर इज द यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और यहां पर टाइम की यूनिट क्या होगी?
सेकेंड। तो मोल पर लीटर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विच कैन बी रिटन एज मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्लियर है बच्चों? यहाँ पे भी सेम होगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो यूनिट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या हो जाएगी? मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए। अब देखिए बच्चों, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब जिसमें हम एवरेज कैलकुलेट करें तो सिंपल जो हम रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन निकालते हैं इट इज ऑल्सो कॉल्ड द एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो रेट ऑफ एवरेज रेट का हो या फिर नॉर्मली रेट का हो, बात एक ही होती है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, दोनों की बात एक है, एवरेज रेट और सिंपल रेट। बट अगर मैं बात करता हूं यहां पर इंस्टेंटेनियस रेट की, तो इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है बच्चों? इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब होता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम और एट अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम। मींस व्हेन डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। मतलब क्या हुआ यहाँ पर देखिए, डेल्टा टी हमारे पास नीचे होता है, अगर मैं डेल्टा टी को मतलब चेंज इन टाइम अगर जीरो को अप्रोच कर रहा है, if the change in time approaches to zero then the average rate is called the instantaneous rate or the rate called the instantaneous rate of reaction। देखिए R of instantaneous, यहाँ पर जब ये जीरो को अप्रोच करेगा तो हम डेल्टा का यूज ना करके यहाँ पर dt का यूज करेंगे, डिफरेंशिएशन वाला dt, एंड यहाँ पर भी डेल्टा की जगह हो जाएगा dr। क्लियर है बच्चों? नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हम बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन फॉर अ जनरल रिएक्शन। जनरल रिएक्शन के लिए रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होगा, रेट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो अगर मैं कोई जनरल रिएक्शन कंसीडर करता हूं फॉर द जनरल रिएक्शन, हमारे पास जनरल रिएक्शन कुछ ऐसी ए प्लस बी या सी कुछ भी हम कह सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास दोनों रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट ए एंड रिएक्टेंट बी, और यहाँ पर ये स्मॉल ए और स्मॉल बी विल रिप्रेजेंट दी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास प्रोडक्ट आ गया XX प्लस YY। देन हम यहाँ पर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन R ऑफ एवरेज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर ये रिएक्टेंट हमारे पास दो है तो क्या होगा, नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब यहां पर आ जाएगा A डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू B डेल्टा B डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ये भी आएगा नेगेटिव। और यहाँ पर ये जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स या फिर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो अवेलेबल है उसे हम यहाँ लिखते हैं 1 डिवाइडेड बाय A, एंड यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय B इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय स्मॉल x डेल्टा कैपिटल X डिवाइडेड बाय डेल्टा t इज इक्वल टू 1 अपॉन स्मॉल y डेल्टा कैपिटल Y डिवाइडेड बाय डेल्टा t। So this is the average rate of reaction for this type of reaction, this general reaction। अगर मैं यहाँ पर इंस्टेंटेनियस रेट कैलकुलेट करना चाहता हूं तो यहाँ पर डेल्टा की जगह बस d से हम रिप्रेजेंट कर देंगे, दिस रिप्रेजेंट दी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखिए -1 अपॉन A dA बाय dt इक्वल टू -1 अपॉन B dB डिवाइडेड बाय dt इक्वल टू 1 अपॉन x dx डिवाइडेड बाय dt इक्वल टू 1 अपॉन y dy डिवाइडेड बाय dt। दिस रिप्रेजेंट द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। नोट कर लीजिए बच्चों, फिर हम पढ़ते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसके बाद हम पढ़ते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन। तो बच्चों देखिए, रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट
जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। जब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा और अगर मैं रिएक्टेंट का टाइम के साथ ग्राफ पे रिप्रेजेंट करता हूं, वेरिएशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम इन अ ग्राफ, कैसे होगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा बच्चों। यहां पर हमारे पास इनिशियल रिएक्टेंट, इफ वी रिप्रेजेंट इट आर नॉट, अगर मैं इनिशियल रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट करता हूं बाय द सिंबल आर नॉट, और यहां पर है हमारे पास ये टाइम, दिस वन इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, एज द टाइम पास अवे द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस, कुछ ऐसे होगा। क्लियर है बच्चों? जो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है विद टाइम डिक्रीज हो रहा है। लेट बी कंसेंट्रेशन टू इंटरवल टू टाइम, लेट्स से T1 एंड T2, एंड द concentration at time T1 is C1 and the concentration of reactant at time T2 be C2। ठीक है बच्चों, T1 टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन C1 है, T2 टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन C2 है। फ्रॉम द फिगर T2 इज ग्रेटर देन T1 एंड C1 इज ग्रेटर देन C2। तो बच्चों ये जो दोनों के बीच में हमें ये एरिया मिला, दिस एरिया विल रिप्रेजेंट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फॉर रिएक्टेंट। तो आर एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, नीचे होता है हमारे पास चेंज इन टाइम डेल्टा टी, डेल्टा टी मतलब T2 माइनस T1। T2 पर हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन कितना था C2 और यहां पर T1 पर C1, तो C2 माइनस C1 आ जाएगा ऊपर। एज C1 इज ग्रेटर देन C2, C1 ज्यादा होगा C2 से, C1 ज्यादा है C2 से, देयरफॉर दिस वैल्यू विल बिकम नेगेटिव। टू गेट इट पॉजिटिव वी असाइन अ नेगेटिव सिंबल टू दिस। क्लियर है बच्चों? यहां पर हमने क्या किया, यहां पर ये पूरी क्वांटिटी C2 माइनस C1 इज नेगेटिव, तो हमने यहाँ पर एक और नेगेटिव लगा दिया ताकि हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव बन सके। क्लियर है? अगर मैं यहाँ पर एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम की बात करता हूं, मैंने यहाँ पर एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम लिया T, इस पर कॉन्सेंट्रेशन हम मान लेते हैं यहाँ पर ये कॉन्सेंट्रेशन है कुछ R। फॉर दिस टाइम दिस रिप्रेजेंट द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या रिप्रेजेंट करना है यहाँ पर, स्लोप। तो देखिए बच्चों, ये जो हमारे पास स्लोप बना है, इस कर्व का स्लोप बना है, ये क्या होगा, ये होगा हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। स्लोप क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो R ऑफ इंस्टेंटेनियस विल बिकम इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये R फॉर ए स्मॉल इंटरवल हमने लिखा यहाँ पर dr और डिवाइडेड बाय dt एंड नेगेटिव साइन। क्लियर है बच्चों? ये कैसे हुआ, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन द ग्राफ बिटवीन द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन एंड चेंज इन टाइम। ये जो ग्राफ है, ये जो पोर्शन है, ये रिप्रेजेंट करेगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एंड एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम जो स्लोप होगा, जो टेंजेंट होगा, विल रिप्रेजेंट द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। दिस इज द ग्राफ ऑफ रिएक्टेंट। ये बच्चों ग्राफ है रिएक्टेंट विद टाइम, वेरिएशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम। नोट कर लीजिए बच्चों। उसके बाद हम देखते हैं रिएक्टेंट की जगह प्रोडक्ट वर्सेस टाइम। प्रोडक्ट का वेरिएशन विद टाइम कैसे होगा, कैसे हम ग्राफ बनाएंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, नोट कर लीजिए। तो बच्चों देखिए, प्रोडक्ट का वेरिएशन विद टाइम, टाइम के साथ प्रोडक्ट का वेरिएशन। हमें पता है एज द टाइम इंक्रीजेस, जब टाइम इंक्रीज होगा देन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑल्सो इंक्रीजेस। तो यहाँ पर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन जो है बच्चों वो भी इंक्रीज होगी। तो इसका अब हमें ग्राफ बनाना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है किसका, प्रोडक्ट और टाइम का। देखिए बच्चों, ये दिस इज द टाइम और यहां पर है हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और ये टाइम।
इनिशियली एट टाइम t इक्वल टू 0 द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। जब हमारे पास टाइम 0 होगा तो टाइम 0 के साथ प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन 0 होगी और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम होगी। तो यहाँ पर एट टाइम t इक्वल टू 0 प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन 0। As the time increases, the concentration of product also increases। क्लियर है बच्चों? अब देखिए मैं यहीं पर भी दो टाइम इंटरवल लेता हूं t1 एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्सेंट्रेशन जो होगा वो c1। एट टाइम t2 द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्सेंट्रेशन इज c2 एंड दिस एरिया will represent the average rate of reaction or average equal to कितना हो जाएगा नीचे t2 माइनस t1 और ऊपर c2 माइनस c1। यहां पर c2 इज ग्रेटर देन c1 एंड t2 इज ग्रेटर देन t1। तो यहां पर हमें नेगेटिव साइन लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि ओवरऑल हमारे पास क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी। फॉर अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम t, हम यहां पर क्या करेंगे बच्चों, हम यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। इस टेंजेंट पर यहां पर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है P, इस टेंजेंट की परपेंडिकुलर मतलब प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम मतलब T, है ना, बेस मतलब टाइम। तो दिस विल रिप्रेजेंट द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू dP डिवाइडेड बाय dt। क्लियर है बच्चों? ये सिंपल है एकदम। रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का वेरिएशन विद टाइम इजी रिप्रेजेंटेशन हम कर सकते हैं, यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं और ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो आप इसे याद रखना। क्लियर है बच्चों? नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन और सिंपली रेट ऑफ रिएक्शन। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं, उन पर प्रभाव डालते हैं। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है 2 मार्क्स का। तो आपके फैक्टर्स पता होने चाहिए, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। तो मैं बता देता हूं। फर्स्ट वन, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। सेकेंड, टेम्परेचर। थर्ड वन, concentration of reactant। फोर्थ वन, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर, concentration of reactant, presence of catalyst, and the last one, surface area of reactant। surface area of reactants। तो बच्चों देखिए, नेचर ऑफ रिएक्टेंट ये आपको एक्सप्लेन करने होते हैं। हाउ द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ रिएक्टेंट अपॉन द कैटलिस्ट, कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, कैसे कैसे डिपेंड करते हैं। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे बच्चों कैसे डिपेंड करता है, हमारे पास जो रिएक्टेंट होगा वो दो स्टेट में अवेलेबल होगा, या तो होगा वो दो फॉर्म में अवेलेबल होगा, या तो आयनिक स्टेट में होगा या फिर आयनिक कंपाउंड होगा रिएक्टेंट हमारे पास, एंड द सेकंड वन इज कोवैलेंट कंपाउंड। तो इन केस ऑफ द आयनिक कंपाउंड बच्चों एक्वस सॉल्यूशन में इजीली डिसोसिएट हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, जिसकी वजह से रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज मोर इन केस ऑफ द आयनिक कंपाउंड, और इन केस ऑफ द कोवैलेंट कंपाउंड सम एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द कोवैलेंट बॉन्ड। कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट पहले कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने में लगेगी एंड देन उसके बाद रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए। बल्कि जबकि यहाँ पर ये आयनिक कंपाउंड के लिए सिंपल हम जब एनर्जी देंगे तो आयनिक कंपाउंड में डिसोसिएट होकर वो कंप्लीटली चेंज हो जाएगा प्रोडक्ट में। तो इन केस ऑफ द आयनिक कंपाउंड द रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो ज्यादा होगा। इन केस ऑफ द कोवैलेंट कंपाउंड जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो कम होगा। क्लियर है बच्चों? तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट आयनिक होना चाहिए ताकि हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा हो सके। नेक्स्ट पॉइंट, टेम्परेचर। अगर हमारे पास टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं, विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर आयनिक बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगी
कंपाउंड इजीली डिसोसिएट हो जाएगा एक्वा सॉल्यूशन में और हमें इजीली प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। तो इन केस ऑफ द टेम्परेचर इंक्रीजेस क्या होगा हमारे पास, आयोनिक बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएंगे एंड प्रोडक्ट इजीली फॉर्म। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, इसका मतलब यहाँ पर जो रेट होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अभी मैंने रेट का एक फॉर्मूला आपको बताया था, इट इज इक्वल टू दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम। यहां से हम देख सकते हैं जो रेट है, रेट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मतलब अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करता हूं तो रेट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? एज द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, देयरफॉर रेट इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का फंक्शन क्या होता है बच्चों, इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। ये तो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करती है, तो इसका मतलब इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट जो रेट होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, जैसे जैसे बच्चों सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो रेट भी इंक्रीज हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक क्रिस्टल है, ये सुगर क्रिस्टल हमारे पास बच्चों ये शुगर क्रिस्टल है। इस शुगर क्रिस्टल को मैंने ग्राइंड कर दिया, ग्राइंड करने मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में से बांट दिया। छोटे टुकड़ों में बांटने के बाद ये इजीली डिजोल्व हो जाएगा पानी में, मतलब इसका सॉल्यूशन इजीली प्रिपेयर हो जाएगा। तो हमने क्या किया, ग्राइंड करने के बाद छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर उसका सरफेस एरिया को इंक्रीज कर दिया। जैसे जैसे सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाएगी। तो ऑन इंक्रीजिंग दी सरफेस एरिया, जैसे जैसे सरफेस एरिया इंक्रीज होता है बच्चों, ऐसे हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाती है। क्लियर है बच्चों? चलिए नोट कीजिए, नेक्स्ट पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट बच्चों हम कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस कर लेते हैं, सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। फर्स्ट वन इज एलिमेंट्री रिएक्शन। सेकेंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो बच्चों एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब होता है वो रिएक्शन जो कि एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाए, उस टाइप की रिएक्शन को कहा जाता है एलिमेंट्री रिएक्शन। जैसे कि मैं जनरल रिएक्शन अगर ए गिव्स बी, मतलब रिएक्टेंट था हमारे पास, प्रोडक्ट एक ही स्टेप में कंप्लीट हो गया, ये वन स्टेप। तो कोई भी अगर रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट हो जाती है, देन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन। अगर एक से ज्यादा स्टेप इन्वॉल्व होते हैं रिएक्शन कंप्लीट होने में, देन द रिएक्शन कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो इसमें मैं लिख देता हूं यहां पर, इफ रिएक्शन टेक प्लेस इन सिंगल स्टेप, ठीक है बच्चों। देन यहां पर ए गिव्स बी, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। देन बी गिव्स सी, ये हमारे पास सेकेंड स्टेप हो गया। और आगे भी हो सकता है, जैसे हमारे पास फाइनली प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, और ये तीन स्टेप में हमारे पास फाइनली प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। देन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। मतलब अगर इफ रिएक्शन टेक प्लेस इन मोर देन वन स्टेप, then the reaction called complex reaction. Next बच्चों molecularity, ये नोट कर लीजिए। if the reaction take place in more than one step, then the reaction called the complex reaction. Next one, third definition, molecularity. molecularity मतलब क्या होता है बच्चों, रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं टू फॉर्म द प्रोडक्ट, दिस टर्म इज कॉल्ड मोलिकुलरिटी। मतलब यहाँ पर हमारे पास एक कैल्शियम कार्बोनेट है, इट डिसोसिएट, अगर मैं इसे हीट करता हूं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। एक हमारे पास H2 प्लस O2 गिव्स H2O। इसे अगर मैं बैलेंस कर देता हूं तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, एंड देन यहाँ पर B2 होगा। एंड एक ले लेता हूं मैं C प्लस O2 गिव्स CO।
ये बच्चों तीनों बैलेंस्ड रिएक्शन है। अब यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के कितने, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n इक्वल टू 1, यहाँ पर n इक्वल टू 2 H2 के है और एक मॉलिक्यूल है O2 का, तो टोटल 3। यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1 + 1 2। तो बच्चों यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1 है तो इसकी मोलिकुलरिटी हो जाएगी 1, यहाँ पर मोलिकुलरिटी हो जाएगी 3 और यहाँ पर मोलिकुलरिटी हो जाएगी 2। तो सिंपल मोलिकुलरिटी क्या बताती है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट विच फॉर्म प्रोडक्ट, इसे कहते हैं बच्चों मोलिकुलरिटी। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1 था तो इसे हम कहेंगे यूनिमोलिक्यूलर, दिस इज ट्राइमोलिक्यूलर, 3 मॉलिक्यूलर ट्राइमोलिक्यूलर, एंड दिस टाइप कॉल्ड बाइमोलिक्यूलर रिएक्शन। क्लियर है बच्चों? यूनिमोलिकुलर, बाइमोलिकुलर, ट्राइमोलिकुलर, कोई भी आपके पास एक रिएक्शन दे देंगे और पूछ लिया जाएगा कि इसकी मोलिकुलरिटी कितनी है, या फिर ये बाइमोलिकुलर है, यूनिमोलिकुलर है, ट्राइमोलिकुलर है। क्लियर है? एक और डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं, फोर्थ डेफिनेशन, इंटरमीडिएट क्या होता है बच्चों, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो कि एक स्टेप में प्रोड्यूस हो और सेकंड स्टेप में कंप्लीट हो जाए या कंज्यूम हो जाए। ठीक है, जैसे कि हम एक रिएक्शन देते हैं A + B, ये C देगा एंड देन ये देगा हमारे पास B, तो दिस C रिप्रेजेंट द इंटरमीडिएट, ये हमारे पास क्या है, इंटरमीडिएट। क्लियर है बच्चों? इंटरमीडिएट को हम डिफाइन कर लेते हैं, एक काम करते हैं हम, यहां पर हम डिफाइन कर लेते हैं, द सब्सटेंस विच प्रोड्यूस इन वन स्टेप एंड कंज्यूम इन अनदर स्टेप, वो सब्सटेंस जो कि एक स्टेप में प्रोड्यूस हो और दूसरे में कंज्यूम हो जाए, देन दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड इंटरमीडिएट। क्लियर है बच्चों? चलिए आज के क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।